सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बोला था कि उनका एडीओ का एग्ज़ाम है एंड दे वांट स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस। तो जैसे कि मैंने उनका सिलेबस रिव्यू किया है, वी हैव सम कॉमन टॉपिक्स जो कि पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स एग्ज़ाम में। तो उन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आई होप उनके लिए हेल्पफुल होगा। एंड अगर आपको कुछ और यूजफुल चाहिए तो भी आप वो मुझे बता सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मोड इज 44 एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 30, व्हाट विल द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो बच्चे आपको ये फॉर्मूला है, ये मैंने आपको कई बार करवाया है, पहले भी हम ऑलरेडी कुछ पार्ट्स कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप लोग वो भी देख सकते हैं। मैं ये फॉर्मूला आपको पहले भी याद करवा चुकी हूँ, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन इन -2 मीन। तो इसको आपको याद कैसे करना है, देखो मोड तो हमको याद रह जाता है, कन्फ्यूजन होता है मीडियन और मीन के बारे में। तो 3 के साथ जो है वो जिसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं दैट इज़ मीडियन, वो आएगा -2 मीन। ठीक है, इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। अब उन्होंने बोला है कि मोड जो है 44 है, ठीक है, एंड आपका मीडियन जो है वो कितना है, दैट इज़ 30। तो आपको बतानी है मीन की वैल्यू, तो -2 मीन दैट इज 2x बार। तो 3 इंटू 30 दैट इज 90, 90 प्लस 44 हो जाए, 90 माइनस 44 हो जाएगा आपका, 90 माइनस 44 ये हो जाएगा 2x बार एंड द वैल्यू कम आउट टू बी 10 में से 4 गए 6 एंड देन वी हैव 46 और x बार की वैल्यू हो गई 23। सो वी हैव एन x बार वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 23। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 23। नेक्स्ट इज फाइंड द मोड। ये तो बहुत ही सिंपल है। मोड क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू अकरिंग होती है पूरी सीक्वेंस में। तो आप देखेंगे 12 12 12 और 12 ये 4 बार आ रहा है और कोई नंबर रिपीट 13 13 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज फाइंड आउट द मीडियन इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में हमें मीडियन बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो बच्चे देखो, मीडियन निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 तरह की सीरीज होती है। सबसे पहले वी हैव इंडिविजुअल सीरीज एंड सेकेंड वन इज डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जैसे हमें ये दे रखे 10 12 और ये सीरियल नंबर जो है इट इज ओनली जस्ट गिवन फॉर योर यू कैन से मेजरमेंट की 8 आपको वैल्यूज दे रखी है, लेकिन वैल्यूज कितनी है, सिर्फ ये 8 वैल्यूज ही है। इसका मतलब ये कैसी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। सेकेंड आती है आपकी वी हैव डिस्क्रीट सीरीज जिसमें x और f होता है, यानी कोई भी नंबर्स दे रखे होंगे उनकी कुछ वैल्यूज भी होंगी, फ्रीक्वेंसी भी होंगी, से 5 10, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देन वी हैव अनदर सीरीज नोन एज द कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसमें 0 से 10 10 से 20 20 से 30 है। ठीक है, 5 10 कुछ भी फ्रिक्वेंसी हो सकती है। तो ये हो गई आपकी कंटिन्यूस सीरीज, ये हो गई डिस्क्रीट और सिंपल वैल्यूज दे रखी हो तो ये आपकी हो जाती है इंडिविजुअल सीरीज। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिविजुअल सीरीज में हमें मीडियन कैसे निकालना है। तो इंडिविजुअल सीरीज में बच्चे मीडियन हमें ऐसे निकालना है, देखो सबसे पहले आपको काउंट करना है कि कितना है। तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है 8। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दैट इज 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1, यानी कि आपका 4th प्लस 5th टर्म का जो मिडल में होगा। ठीक है, 4 प्लस 5/2 दैट इज क्या हो जाएगा 9/2 4.5। ठीक है, तो जो आपकी 4th टर्म और जो 5th टर्म यानी 20 प्लस 30 4th टर्म और 5th टर्म। ठीक है, 4th टर्म क्या हो गई 20 और 5th टर्म हो गई 30 डिवाइडेड बाय दिस, तो 50/2 दैट इज 25। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 25। यहाँ पे देखिए दे भी रखा है। अच्छा, अगर यही हमारे पास n7 होता, यानी कि n हमारा ऑड नंबर होता, अगर n इवन है तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, n ऑड है तो क्या होगा, n ऑड है तो आपको सीधा n/2th टर्म करनी है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमको बतानी है, तो आपको ये रिलेशनशिप याद रखना है, अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। ठीक है, और दोनों बराबर भी होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। अगर किसी को ये याद नहीं होता तो इसकी सीक्वेंस से आप ऐसे याद रख सकते हैं, अल्फाबेटिकली चलना है, ABCDEFGH। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली आएगा, पहले A देन G एंड देन H।
ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही सेम फॉर्मूला रिपीट हो गया, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये करेक्ट आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड एज अ मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा, इसमें से कौन सा है जो हम एज अ प्रेजेंटेशन के लिए यूज नहीं करते? तो आप देखो, बार्स यूज करते हो, पाइग्राम, डायग्राम्स, पिक्टोग्राम्स। पिक्टोग्राम्स क्या होता है? यूजिंग द पिक्चर्स। बार्स और पाई डायग्राम में क्या डिफरेंस है? सो बार डायग्राम्स बच्चे कैसे होते हैं? देखो इस तरीके से होता है बार डायग्राम हमारे पास, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो भी हमारे डाटाज होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं और इस तरीके से जो डायग्राम्स बनाते हैं उसको हम बार डायग्राम कहते हैं। पाई डायग्राम्स क्या होते हैं? पाई डायग्राम्स होता है जब आपको सेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करनी होती है चीज़ें। फॉर एग्जांपल, आपने देखना है कि आपका टोटल खर्चा किस चीज़ पर हुआ, पाई में 360 डिग्री का होता है, उसके हिसाब से आप डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए आपके कपड़ों पर, क्लोथ पर, खाने पर, ठीक है, क्लोथ तो हो गया, सॉरी खाना भी हो गया, एंड देन एंटरटेनमेंट पर, ठीक है, आपके एजुकेशन पर और बाकी अदर खर्चे। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं? पाई डायग्राम्स बनाते हैं। और इसमें क्या होता है? 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है, उसके हिसाब से हम डिग्रीज को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो आपका जो आंसर नहीं है वो होगा आपका स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ मैथ्स में हम पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी टूल नहीं है टू प्रेजेंट डाटा। विच वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन, इसमें से कौन सा प्राइमरी डाटा कलेक्शन का एक मेथड है? तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिकेशंस जो होती हैं ये एक सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या होता है? फर्स्ट हैंड डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमने खुद से जाकर कलेक्ट किया है और जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, हम उसको यूज करके फर्दर स्टडी कर रहे हैं, तो वो होता है सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा में पब्लिकेशंस नहीं आएंगी। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डाटा कलेक्ट किया है वो भी नहीं आएगा। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं। तो आपके पास क्या बच गया बच्चे? बच गया आपके पास डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। मैं पर्सनली गई, मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे, तो ये कैसा डाटा होगा? प्राइमरी डाटा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर वुड बी ए। अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड बाय, तो आप सबको पता है कि अर्थमेटिक मीन जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं, तो एवरेज क्या होता है? दैट इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ये आपका फॉर्मूला होता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टोटल अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितने भी वैल्यूज हैं, तो मान लो कोई सीरीज x है 1 2 3 4 5, तो समेशन x मतलब इन सबको ऐड कर दो, 5 और 4 9 और 1 to 10 तो 15 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन n कितना है? 1 2 3 4 5, तो आप इसमें मीन निकालेंगे तो 15 अपॉन 5 दैट इज 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन x अपॉन n, दैट इज c विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम बोलते हैं दैट इज रेंज, ठीक है। रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये आपकी रेंज होती है। हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कुछ नहीं होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट हमारी क्या होती है? रेंज होती है। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ये सारे किसके पार्ट्स हैं? डिस्पर्जन के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? डिस्पर्जन के, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डाटा अपनी मीन वैल्यू से कितना डिफर करता है, वो सारा हमको डिस्पर्जन बताता है, ठीक है। सबसे रॉ फॉर्म कौन सी होती है? उसमें रेंज होती है। रेंज का एक होता है एब्सोल्यूट फॉर्मूला, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, दैट इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और इसका दूसरा वर्जन जो होता है एब्सोल्यूट के अलावा क्या हो गया आपका? कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये आप दोनों याद रखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगेन, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब मीन मीडियन मोड जो है वो क्या है? बराबर है, ठीक है। तो इस केस में हमारा एम्पेरिकल रिलेशनशिप क्या होता है? ये होता है एम्पेरिकल रिलेशन मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, देखो जहाँ पर आपका लिखा भी हुआ है मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी याद रखना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट बनता है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर डीलिंग विद द क्वालिटेटिव डाटा द बेस्ट एवरेज मेथड इज। जब हम क्वालिटेटिव डाटा की बात करते हैं तो बेस्ट मेथड कौन सा होता है? वो होता है मीडियन, जब हमें क्वालिटेटिव की बात करनी है तब, ठीक है। क्यों? क्योंकि मीडियन जो है वो डाटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको ध्यान से पढ़ते हैं. To draw a histogram of the given data and then join by the straight line the midpoints of the upper horizontal side of each rectangle with the adjacent one is called which diagram. तो बेसिकली वो आपसे पता है क्या पूछ रहे हैं. वो कह रहे हैं अगर आपने कुछ इस तरीके के डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है, और इनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें एंड देन उसको ज्वाइन करने के बाद हम एक फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन कर दे, तो कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ये बात आप याद रखना. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने वही जो डिस्क्रिप्शन दे रखी है उसके बारे में हमने बता दिया. डैश इज अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, यानी सैम्पल से सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट होता है. तो देखो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होगा वो होगा मोड. क्यों? क्योंकि मोड का तो पूरा क्या चेंज हो जाता है, आंसर ही चेंज हो जाता है अगर सैम्पल फ्लक्चुएट करता है. मान लीजिए एक सैम्पल में पहले 15, 20 और से 18 था, तो इसका मोड क्या हो गया, 20 हो गया. अब मान लीजिए सैम्पल इंक्रीज हो गया और हमने मान लीजिए कर दिया 18, तो अब इसका मोड क्या हो गया, 18 हो गया. तो इतना मीन से अफेक्ट नहीं होता, इतना रेंज इफेक्ट नहीं होता जितना कि मोड हमारा सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इफेक्ट करता है. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका पार्ट है, हम सबको पता होना चाहिए, डिस्पर्जन. डिस्पर्जन में मैंने आपको कितनी चीज़ें बताई थी, देखो यहाँ पे बताई थी, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रेंज. सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. क्या फॉर्मूला है, दैट इज ऐसे याद रखना है इसको, सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100. ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो याद रह जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं तो आप अल्फ़ाबेटिकली देख सकते हैं ए, ठीक है, कि एस पहले, एस बाद में आता है, एम पहले आता है, तो वो नीचे है. ठीक है, इस तरीके से बाकी ये याद हो जाएगा अगर आप इसको फॉर्मूला इस तरीके से याद रखेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100. लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसमें से क्या चीज़ जो है वो गलत है. तो आपको बताना है कि मीन, आपने ऐसा देखा होगा, दैट इज मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इस वो कितना कितना एरिया कवर करता है. तो देखो इसमें जो है आपका 1 में 68.27 होता है, 2 में 95 होता है एंड 3 में 99 होता है. ये तीनों करेक्ट है. जो गलत है वो है मीन प्लस माइनस 2, ये नहीं होता है. तो ये बस याद रखना मोटा मोटा, यानी कि 68% हो गया, ये आपका 95% हो गया और ये 99 हो गया. इतना इतना भी याद रख लोगे तो याद रह जाएगा. ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है ना, उसके अंडर यहाँ पर एरिया कितना होता है उसी के बारे में ये पूछ रहा है. कुछ इस तरीके से होता है. वी हैव दिस, ये आपका बिल्कुल बीच में हो गया, सिमेट्रिकल हो गया. ठीक है, ये मीन वैल्यूज के अराउंड, यहाँ से मीन प्लस माइनस, ठीक है, ये होता है. तो इस तरीके से चलता है. इतना एरिया कितना है, 68, इससे आगे 2 वाला हो जाएगा 95 एंड देन बड़ा वाला 99. आई होप आज के क्वेश्चंस आपको कुछ पसंद आए होंगे. अगर कुछ और एडिशन आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बता दीजिएगा. टिल देन, थैंक यू.